गुड आफ्टरनून बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम क्या है अपना डिडक्शंस। देखो बच्चों, अपन अब तक इतने टाइम से पढ़ते आए हैं कि जो इनकम होती है वो असेसी की होती है। कौन से टाइम की? प्रीवियस ईयर की। कब टैक्स देता है? असेसमेंट ईयर में। और अपन जब प्रीवियस ईयर की जब भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में इनकम कैसे आती है। इनकम के 5 हेड होते हैं, पांचों हेड की टोटल करके क्या आती है? जीटीआई। क्या जीटीआई पे टैक्स लगता है? नहीं। उस जीटीआई के अंदर अभी एक मौका है आपके पास, अगर जीटीआई 2.5 लाख से कम है, 3 से कम है तो ओके, टैक्स लगेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीटीआई अगर ज्यादा है, टैक्स बन रहा है ज्यादा, और अभी आप चाहते हो कि मेरा टैक्स लीगल वे में कम हो जाए। लीगल वे का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के बताए गए तरीकों के अकॉर्डिंग कम हो जाए, तो कोई इलीगल काम ना करना पड़े, तो गवर्नमेंट एक मौका देती है जिसका नाम क्या होता है? डिडक्शंस। डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर 6A चैप्टर डिडक्शंस बताता है। डिडक्शन कहता है कि वो चीजें बताता है अगर इंसान चाहता है कि उसकी इनकम पे टैक्स कम लगे तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स लाइए, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस लाइए जिससे करने पर, आपकी इच्छा से करने पर आपको फायदा भी होता है, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाता है, और दूसरी तरफ आपकी इनकम का टैक्स भी कम हो जाता है। लेकिन बस गवर्नमेंट ये चाहती है, अगर आप चाहते हैं लीगल वे में अपने टैक्सेस को कम करना तो हमारे बताए गए तरीकों पे चलिए। उन तरीकों पे चलेंगे तो हमारे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके बेसिस पर, जिनकी मदद से हम हमारी इनकम पे टैक्स कम कर सकते हैं। और ये सब चीजें कहां मिलेंगी अपन को? डिडक्शंस में। तो ये डिडक्शंस बेसिकली क्या है बच्चों? हमारी जेब से कुछ निकालना पड़ेगा। एक होता है एग्जम्पशन, एक होता है डिडक्शन। एग्जम्पशन होते हैं सेक्शन 10 में, ये है डिडक्शन सेक्शन 80 में। जो सेक्शन 10 वाले हैं वो क्या है बच्चों? वो तो बताते हैं आप इस तरीके से पैसे कमाओ, इतने रुपए की छूट है, और कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना। ये जो सेक्शन 80 है डिडक्शंस के, ये कहते हैं आप हमारी बताई गई जगह पे पैसे लगाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो जो पैसे आप लगाओगे उसका हम आपको टैक्स में रिबेट देकर फायदा देंगे। क्लियर? तो आपके डिडक्शंस है क्या बच्चों? वो अब क्या है वो अपन पढ़ते हैं। मेरी बात ढंग से सुनना। इस डिडक्शंस में कुछ बातें ध्यान भी रखनी है। जीटीआई से जो लेस होता है सेक्शन 80 के अंदर उसको डिडक्शन बोलेंगे। उससे लेस होने के बाद जो आती है वो अपन उसको टोटल इनकम भी बोलते हैं और नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। वो इनकम जो होती है उस पर फाइनली टैक्स लगता है। ये हम पहले भी टैक्स निकालते वक्त काफी पढ़ चुके हैं। तो अब अपन ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कहां पैसे लगाने पर हमें टैक्स में फायदा मिलेगा। लेकिन याद रखना है, ये तो डिडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहां से कहां तक है? ये है सेक्शन 80C से 80U तक। मतलब तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक्सपेंडिचर है जो C से चालू होंगे और U पे जाके खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन क्या याद रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट जिसका डिडक्शंस में फायदा मिलेगा वो आपकी जीटीआई से एक्सीड नहीं करेगा। मतलब मैं 8 लाख रुपए कमाता हूं और मैंने क्या किया, 9 लाख रुपए कहीं से और पैसा अरेंज करके 9 लाख रुपए सीधे कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिए। ट्रस्ट को दिए तो मेरे को लगा कि अब मेरा लॉस निकलेगा 1 लाख। बच्चों, गवर्नमेंट कहती है डिडक्शंस कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते। आपने अपनी जेब से पैसे लगाए होंगे, ट्रस्ट को दिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम लेस कितना होगा? 8 लाख। एग्जाम का क्वेश्चन था कि जीटीएस से ज्यादा डिडक्शन था और बच्चे ने दिखा दिया ये तो लॉस है, नेट टैक्सेबल इनकम माइनस में नहीं जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट क्या होता है? जीटीआई का जो अमाउंट है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत काम का याद रखने की चीज है, एग्जाम में कई बार आया है, डिडक्शंस किस इनकम पर अलाउड नहीं है। मतलब आप सैलरी से पैसे कमाते हो और उस सैलरी से आप गवर्नमेंट के बताए गए इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाते हो, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके में आती है तो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम, जो कि पहले भी मैं बहुत बता चुका हूं। ठीक है, याद है ना? कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स। आपके पास ये इनकम है और आप कह रहे हैं मैंने तो एलआईसी में लगाया, मैंने तो मेडिकल इंश्योरेंस करवाया होगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड 112।
ये कौन सी इनकम है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 और 112 याद अगर आ रहा हो, जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होता है। शेयर्स के केस में याद अगर आ रहा हो तो, जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होता है वो ये स्पेशल सेक्शंस में इनकम कवर होती है, और इन पर टैक्स रेट अगर आपको याद हो 15%, 10% इतनी है, और एक आध जगह एग्जम्प्ट भी है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इन तीन इनकम अगर आपकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब समझना, अगर आपके एग्जाम में आया 8 लाख रुपए कैजुअल इनकम, 2 लाख रुपए का आपने डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, बताओ नेट टैक्सेबल इनकम क्या होगी? 8 लाख की आएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए एलिजिबल नहीं है। अगर ये आता है 7 लाख रुपए नॉर्मल इनकम, 1 लाख कैजुअल, और डिडक्शन किया तो वो, और डिडक्शन में यहां इन्वेस्ट किए, तो वो जो डिडक्शन है अदर इनकम में से एडजस्ट होंगे। कैजुअल 111A एंड 112 इसको साइड में कर देना, इन तीन इनकम को साइड में ले जाना, फिर बैलेंस इनकम पर डिडक्शन देना है और टैक्स निकालते रहना। इन तीनों को अलग से रखना है आपको, ठीक है? इन पे तो फ्लैट रेट लगेगी, जो भी इनकी फिर इनकम जो बची है उस पर डायरेक्ट टैक्स रेट लगानी है। क्लियर? ठीक है, तो चलो अपन बच्चों चालू करते हैं। अपन को सी डी ई जी आई बहुत सारे सेक्शंस हैं, पहले अपन की शुरुआत करते हैं 80C से। ठीक है बच्चों, देखो गवर्नमेंट ने आम जनता का बहुत ध्यान रखा है इन सेक्शंस में कि कहां-कहां लोगों को पैसे जरूरत पड़ती है। आज से 5-7 साल पहले बच्चों ये 80C ही चलता था, 80C के अलावा कुछ नहीं चलता था। कुछ नहीं का मेरा मतलब ये है बच्चों, बाकी सारे सेक्शंस साथ में मिला लो और 80C को दिखा लो, बराबर ही बात है। क्योंकि 80C की जो सीरीज है, बेसिकली मैं 80C की सीरीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको पहले, इसमें ये सबसे पावरफुल थी, और पावरफुल का एग्जांपल हो सकता है LIC जो इतना बड़ा आज प्रॉफिट गेन करती है, इतना कमाती है, उस LIC को चलाने वाला ही ये सेक्शन 80C। 80C वो चीज है जिसमें बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है और उसके बदले कुछ मिलता भी है और टैक्स में भी फायदा मिलता है। मेरा कहने का मतलब समझना बच्चों, C के बाद मैं D पढ़ाऊंगा, E पढ़ाऊंगा, G पढ़ाऊंगा, D E G ये जो सेक्शंस है ना 80C, 80D, 80E, 80G, वो और 80C अलग क्यों है? 80C में ये जो सारे सेक्शंस अभी अपन पढ़ेंगे, इनमें अपन देखेंगे आप पैसा लगाओ, आप जो पैसा मैक्सिमम जगह क्या देखोगे, पैसा लगाओ, वो पैसा वापस विद इंटरेस्ट विद इनकम आपको वापस मिलेगा। पैसा भी खोया नहीं, अपने पास ही रहा, और दूसरा टैक्स भी कम हो गया। लेकिन जब 80D, E, G ये पढ़ेंगे उसमें पैसा चला जाएगा, टैक्स जरूर बच जाएगा लेकिन पैसा चला जाएगा। और C इतना बढ़िया क्यों है? C में पैसा भी अपने पास ही आ जाएगा वापस और टैक्स भी बच जाएगा, इसलिए C सबसे पॉपुलर था। LIC में पैसे लगाए, LIC में पैसे 5 लाख लगाए, 8 लाख रुपए आ गए, विद इंटरेस्ट आ गए, कुछ अनहोनी हो गई तो 1 करोड़ रुपए भी आ गए और टैक्स भी बच गया। तो इससे बढ़िया बात क्या है? टैक्स भी बच गया, पैसे भी अपने के अपने रहे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, लेकिन बाकी सेक्शंस में ऐसा नहीं होता। तो ये समझ में आ रही है शायद बात आपको? तो अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। देखो बच्चों 80C सही मायनों में केवल इंडिविजुअल्स के लिए है, इंडिविजुअल HUF के लिए है, कंपनी वगैरह के लिए C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, G नहीं है। समझ में आया? G तो फिर भी कह सकते हैं, लेकिन C और D तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने आम जनता या कह दो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो कंपनियां, फर्म, इनको C का बेनिफिट नहीं मिलता। जैसा कि आप देख रहे हो ये एलिजिबल एसएससी हो गए, मैक्सिमम जगह कौन है? इंडिविजुअल है। ठीक है, लेकिन 80C का बेनिफिट जो है वो इंडिविजुअल और HUF को भी मिल जाता है। तो अब मेरी बात सुनो, क्या क्या याद रखना है? मेन बात तो आपको ये बतानी है ना, पढ़ना क्या क्या है। आपको बच्चों पढ़ना है 80C में 5 प्रकार के सेक्शन है, C, CCC, CCD, CCE, CCG, 5 प्रकार के सेक्शंस हैं। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है बच्चों कौन से सेक्शन में कितने रुपए तक का फायदा मिलता है, पहले तो किसको मिलता है, कितने रुपए का फायदा मिलता है, और कहां पैसे लगाने पे मिलता है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता इस जगह पैसे लगाने पे उस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है तो अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। उस इंसान को मिलता है वो भी नहीं पता तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और मैक्सिमम लिमिट भूल गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले एक करके पढ़ते हैं बच्चों। C
80C का फायदा किसको मिलता है? इंडिविजुअल और एचईएफ। अगर एसएससी इंडिविजुअल एचईएफ एग्जाम में आएगा कि इंडिविजुअल एचईएफ है तो ही फायदा मिलेगा। मैक्सिमम फायदा कितना मिलेगा? 1.5 लाख। आप यूं नहीं है कि भाई मैं तो 10 लाख कमाता हूं, पूरे 10 लाख रुपए इनमें इन्वेस्ट कर दो, घर तो मेरा यूं चला लेता है, फादर मदर ही चला लेता है, तो आप ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्ट करो, 10 लाख आपके पास है, पूरे 10 लाख लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फायदा कितने का मिलेगा? 1.5 लाख। उस 10 में से मैक्सिमम 1.5 लाख की लेस होगी। अब बात आती है कि सर ठीक है 80C में फायदा इंडिविजुअल एचईएफ पे मिलता है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही मिलता है, चलो ये भी बात समझ में आ गई सर। अब बात ये आती है कहां कहां पैसे लगाने पे मिलेगा, वो सुनो। पहला है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन विद इन इंडिया। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो, कॉलेज में भेज रहे हो, स्पेसिफाइड जो स्कूल्स है, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज वगैरह है, कोचिंग इंस्टीट्यूट काउंट नहीं होती, वहां भेज रहे हो विद इन इंडिया अपने बच्चों को। अपना इसमें एग्जाम में आता, दादाजी ने अपने पोते की स्कूल की फीस भरी, डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लैंग्वेज है चिल्ड्रन, नॉट ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर आया एग्जाम में एक बार, बच्चे को फॉरेन भेजा पढ़ाई के लिए, डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बच्चा विद इन इंडिया पढ़ना चाहिए। तो विद इन इंडिया अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो, उसकी जो फीस भरोगे स्कूल की, कॉलेज की, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज की, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख। बच्चे की फीस 5 लाख है, कोई बात नहीं, लेकिन डिडक्शन 1.5 लाख मिलेगा। और रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, हाउस लोन की किस्तें भरते हो आप, इंटरेस्ट का बेनिफिट आप हाउस प्रॉपर्टी में उठा लेते हो। हाउस लोन का इंटरेस्ट क्या चुकाते हैं? इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो तो आप चुका हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट ले लोगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट चुकाते हो इंस्टॉलमेंट के अंदर, उसका बेनिफिट कहां ले लोगे? 80C में। तो बढ़िया ना, घर अपना बन रहा है, फायदा अपन को हो रहा है, और गवर्नमेंट टैक्स में भी छूट दे रही है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ, सीपीएफ में पैसे लगाते हो, ये अपन ने सैलरी हेड में पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉय इनमें कहीं पैसे लगाता है तो उसको 80C का डिडक्शन मिलता है। क्लियर? और कहां पर? 5 साल की एफडी कराते हो तो। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एलआईसी तो एक एग्जांपल है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में एलआईसी घुसा रहता है। मेन बात है, अगर आप अपनी वाइफ की, बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराते हो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड तक। क्या मतलब हुआ उसका? सुनो, साल का प्रीमियम आता है 30,000 और सम एश्योर्ड है वो है आपके लिए, मान लीजिए 2 लाख रुपए, दो तो फिर कम 1,80। एक मिनट सुनिएगा, एग्जाम में आया प्रीमियम है 30,000, सम एश्योर्ड है मिनिमम 1.5 लाख, मतलब मिनिमम 1.5 तो मिलेगा, मैक्सिमम 10 20 कितने का भी लालच दे रखा होगा। तो आप क्या याद रखोगे? वैसे तो डिडक्शन किसका मिलता है? प्रीमियम का। जो प्रीमियम आप भरते हो उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो मैक्सिमम कितना होगा? सम एश्योर्ड का 15%। अब ये एग्जाम में आया, सम एश्योर्ड है 1.5 लाख, प्रीमियम है 30,000, बताओ डिडक्शन कितना? तो 1.5 लाख का 15% कितना होता है बच्चों? 22,500। 22,500 और 30,000 whichever is lower, 22,500 तक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है? और सीलिंग लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। मतलब एक बंदे ने 50,000 स्कूल फीस करा दी, घर का लोन चुका दिया 80,000 रुपए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी जमा करा दिया, इन सबको जोड़ के मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 1.5 लाख। उससे ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो, आपकी मर्जी है, डिडक्शन 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा। तो क्लियर? 80C का बेनिफिट इंडिविजुअल एचईएफ को मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और कैसे मिलेगा? जब आप इनमें से कहीं पे पैसे लगाओगे, तो आपने जिन जिन जगह पैसे लगाए सबको जोड़ देना। जोड़ने पे मान लो आता है 1,30,000, तो वो 1,30 जीटीआई में से क्या हो जाएगा? लेस, फिर बैलेंस इनकम पे ही टैक्स देना है। क्लियर? 80C समझ में आया? नेक्स्ट है 80CCC। अगर कोई बंदे के पास पैसे एक्स्ट्रा है, या वो 80C वाले उसको समझ में नहीं आते और वो चाहता है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो। लाइफ सिक्योर मतलब 60 साल के बाद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, पेंशन नहीं आती,
तो कुछ लोग एन्युटी प्लान लेते हैं कि 60 साल के बाद इसमें से पेंशन चालू होती रहेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया 80CCC, ये इंडिविजुअल के लिए है, लिमिट इसकी 1.5 लाख है और इस पे डिडक्शन कब मिलेगा इस सेक्शन का, जब एन्युटी प्लान में पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप कहते हो कि सर इसने लाइफ इंश्योरेंस में 50,000 करा है, 30,000 एन्युटी में जमा करा है, तो 50,000 का तो 80C में मिल जाएगा और 30,000 का 80CC में मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। याद रखना सीसी कौन, लिमिट कौन और कहां इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगला 80CCD, 80CCD अभी 4-5 साल पहले चालू हुआ था। ये क्या कहता है, उससे पहले एक और सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा 80CCE, पहले ये पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो अलग ही है, इसको बाद में देखेंगे। 80CCE ये सेक्शन में आप देख रहे होंगे बच्चों, ये सेक्शन कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेके आया, जैसे वो था ना लाइफ इंश्योरेंस में करा दो, एन्युटी में करा दो, ये सेक्शन कुछ भी नहीं कह रहा। ये सेक्शन कहता है कि कुछ इंसानों के पास पैसे तो है बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा पैसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में आता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता चला कि एक आदमी LIC में भी पैसे लगाता है, FD भी कराता है, एन्युटी में भी पैसे लगाता है और NPS में भी पैसे करता है, और इन सब का डेढ़ करके 4.5-5 लाख रुपए का डिडक्शन ले लेता है। 10 लाख की इनकम है, 5 लाख का डिडक्शन ले लिया और 5 लाख तक की रिबेट हटा के टैक्स जीरो हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है फिर हम 10-10 लाख रुपए वाले से भी टैक्स नहीं ले पा रहे, तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा। तो ये सेक्शन क्या कहता है, बच्चों आपको एन्युटी में पैसे लगाने लगाओ, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, LIC करानी है करो, NPS में पैसे लगाने लगाओ, लेकिन इन तीनों की लिमिट भी 1.5 से ऊपर क्रॉस नहीं होगी। आपके दिमाग में था 1.5 और 1.5 4.5 लाख, 4.5 लाख का डिडक्शन लूंगा, गवर्नमेंट कहती है इन तीनों को मिला के हम 1.5 से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे हो ये क्या बात हुई सर, फिर वो क्यों पढ़ा है? वो इसलिए पढ़ा है बच्चों क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट भी 1.5 से ज्यादा नहीं है और इन टोटलिटी की लिमिट 1.5 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कहती है कि LIC वाला एन्युटी प्लान नहीं करा सकता, करवाओ, लेकिन वो 50,000 करा देना, ये 30-40 करा देना, ये 30-40 करा देना, टोटल में 1.5 से ज्यादा आप नहीं क्रॉस हो सकते। क्लियर? तो ये सेक्शन इन तीनों का ऊपर है, अब ओवर एंड अबव है, इन तीनों को 1.5 से ऊपर जाने नहीं देता। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? हालांकि इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि ये बेसिक कंट्रीब्यूशन जो भी अपन पढ़ने वाले हैं 80CCD का, उस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब 80C के अंदर BCCD में जो बेसिक कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो बेसिक कंट्रीब्यूशन इस लिमिट में नहीं है, तो मतलब उसका डिडक्शन अपन अलग से ले सकते हैं, वो 1.5 के अलावा है। तो अब ये सी समझ में आया, तो अपन CCD पे चलते हैं। CCD इंडिविजुअल को बेनिफिट देता है, क्या कहता है? अगर कोई इंडिविजुअल न्यू पेंशन स्कीम सरकार की एक स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन से पैसे आते रहते हैं, एन्युटी भी है, ये भी है, ये थोड़ी अभी गवर्नमेंट ने ज्यादा पॉपुलर कर रखी है, ये इसका पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। तो शेयर्स है, दूसरी चीज है, तो अब क्या है, मेरी बात सुनो। अगर कोई इंडिविजुअल न्यू पेंशन स्कीम में पैसे कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, सुनो। एक है बेसिक कंट्रीब्यूशन और दूसरा क्या कहलाएगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन। जो पहले 50,000 रुपए होंगे उसको हमेशा बोलते हैं बेसिक कंट्रीब्यूशन। मतलब मेरी बात ढंग से समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा सेक्शन यूज करते हैं हम ये। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है, बोलता है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह भरा दी, LIC करा दी, 1.5 लाख का बेनिफिट खत्म हो रहा है और टैक्स बचाना है, तो हम उसको एडवाइस देते हैं एक काम करो, NPS में अकाउंट खुलवा लो। वो कहेगा क्या फायदा अकाउंट खुलवाने का, मैक्सिमम लिमिट मेरी 1.5 लाख क्रॉस हो चुकी है। हम उसको बोलते हैं अरे भैया क्रॉस तो हो गई, लेकिन इस बेसिक कंट्रीब्यूशन पर ये 1.5 लाख की लिमिट नहीं लगती, इसकी लिमिट अलग से 50,000 सरकार द्वारा दी गई है। इसका मतलब 1.5 और ये 50, आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हो। 1.5 बाकी सारे सेक्शन में ले लेना, 50 अलग से ले लेना। और अब अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो बाकी में नहीं, मैं तो इधर ही जमा कराऊंगा NPS में, बढ़िया स्कीम है ये,
तो फिर जो एक्स्ट्रा जमा करा रहा है 50 के अबव वो कौन सा कंट्रीब्यूशन कहलाता है? एडिशनल। समझ में आ रहा है? एडिशनल वैसे प्रैक्टिकल लाइफ का पॉइंट यही है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके बेसिक और एडिशनल अलग अलग लिखा हुआ है तो एक मैटर अलग है। बाकी जो एडिशनल जमा करा रहा है 50,000 अबव उसको कौन सा कंट्रीब्यूशन बोलेंगे? एडिशनल। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन पर ये 1.5 लाख की सीलिंग लिमिट लगती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सीलिंग लिमिट लगेगी, इसका मतलब तीनों जगह के पैसे जोड़ो और फिर इसको जोड़ो, 1.5 तक जा रहे हो तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन इस एडिशनल कंट्रीब्यूशन की भी क्या लिमिट है? 10% ऑफ सैलरी। ढंग से समझना बच्चों, एक एम्प्लॉय ने आपको बोला, एक एम्प्लॉय आपके पास आया, बोला मुझे एनपीएस में जमा कराना है। आपने कहा बेसिक कंट्रीब्यूशन कराते हैं, उसने कहा करा दिया। और कराना है कि और भी करा दे, लेकिन जो और तो कराएगा उसका बेनिफिट तेरे को तेरी सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए, सॉरी फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए। 6 लाख का 10%, सैलरी में बेसिक प्लस एफडी है, यही आएगा। 6 लाख रुपए का 10% 60,000। उसको आप बोलोगे कि 60,000 से ज्यादा जमा मत कराना, क्योंकि इससे ज्यादा एडिशनल कंट्रीब्यूशन पे सीसीडी का बेनिफिट नहीं है। और उसमें भी आप बोलोगे 60,000 के लिए बोलोगे कि तेरे बाकी इन 2 सेक्शंस का क्या हाल है? उसने कहा इन 2 सेक्शंस में मैंने 1 लाख का बेनिफिट उठा लिया, तो आप बोलोगे 1 का उठा लिया तो फिर पागल 60 नहीं तू 50 ही करा, क्योंकि तू 60 कराएगा तो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख के अंदर अब 50,000 की तो लिमिट बची है। 60 कराएगा तो माना तो इस सेक्शन में तो अपनी सेक्शन सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ओवरऑल लिमिट भी तो है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? एडिशनल कंट्रीब्यूशन कोई करना चाहता है करे, दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलरी के 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। करेगा तो डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, कोई जरूरी नहीं है एम्प्लॉय होना एनपीएस के लिए, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो गवर्नमेंट उसको कहती है आप अपनी जीटीआई का 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपीस इनकम इसकी, 7 लाख का 20% कितना होता है? 1,40,000 रुपए वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन में जमा करा सकता है। लेकिन उसको क्या याद रखना है? उसे ये याद रखना है बच्चों कि मेरा बाकी इन 2 सेक्शंस का क्या हाल है। अगर ये 2 सेक्शंस की लिमिट 1.5 हो गई तो फिर एडिशनल कंट्रीब्यूशन में क्यों जमा करा के अपने पैसे वेस्ट कर रहे? और दोनों में अगर 90,000 हुए तो फिर 60,000 रुपए एडिशनल में जमा करा दे। क्लियर? समझ में आया? और एक और पॉइंट, एम्प्लॉयर द्वारा भी एनपीएस में पैसे जमा कराता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो रूल यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करता है उसके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एनपीएस में होता ही होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में होता है। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में हो रहा है उस पर गवर्नमेंट कहती है वो आपने थोड़ी करा है, वो तो एम्प्लॉयर ने करा है। और ये जो सीलिंग लिमिट है, सारी मैक्सिमम लिमिट है, ये तो एम्प्लॉय पे लगती है। समझ में आ रही है बच्चों? तो एम्प्लॉयर पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एम्प्लॉयर जो आपके अकाउंट में एनपीएस में जमा कराएगा उस पर ये 1.5 लाख की लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब आप फिर बोलोगे सर इसका मतलब एम्प्लॉयर जो एनपीएस में जमा कराता है कितना भी कराए डिडक्शन मिलेगा? कितना भी कराए उस पर 1.5 लाख का तो प्रोविजन नहीं है, लेकिन 10% लिमिट का तो है। आपकी सैलरी है 60,000, उसमें आपका एम्प्लॉयर जमा करा रहा है 1 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है बेनिफिट 60,000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। हालांकि 60,000 पर ये 1.5 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी से 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब अपन एक बार समाप्त करते हैं। एक सेक्शन कहता है, एनपीएस स्कीम कहती है कि अगर कोई बंदा 50,000 रुपए तक एनपीएस में जमा कराएगा एज अ बेसिक कंट्रीब्यूशन तो पूरी छूट है उसे, पूरे 50,000 की, इन एडिशन में 1.5 लाख। ये 50,000 की लिमिट अलग है, ठीक है, लेकिन वो 50 से ज्यादा कराता है तो उससे क्या मानेंगे? एडिशनल। एडिशनल में क्या बात ध्यान रखनी है? या तो वो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय है तो सैलरी का मैक्सिमम 10% ही जमा करा सकता है और लिमिट 1.5 लाख की याद रखनी है। और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो कितने जमा करा सकता है? जीटीआई का 20,
और फिर बात आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है उस पर भी डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम सैलरी का 10%। क्लियर? और उस पर भी ये 1.5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? समझ में आया? ये 4 सेक्शन हुए। और लास्ट एटीसीसी-जी। एटीसीसी-जी जब आई थी इनिशियली 2012-13 के आसपास, उसका नाम था राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। ये स्कीम कहती थी जो इंसान आज तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोल के बैठा है, अब अपना डीमैट अकाउंट खोले। अगर वो अपना नया डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको एक तरह से लालच दे रही है, अगर कोई बंदा अपना फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट खोलकर कोई लिस्टेड शेयर्स को खरीदता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो पैसा तो उसका खुद का, तो उस बंदे को गवर्नमेंट डिडक्शन देगी जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25,000 और 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिचएवर इज लोअर। मतलब आपने रिलायंस के 40,000 के शेयर खरीदे, तो 40,000 का 50% 20,000, 20 और 25 व्हिचएवर इज लोअर, 20,000 का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। समझ में आया? लेकिन आप पहली बार जिंदगी में लिस्टेड शेयर्स या ईओयू खरीद रहे हो और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है। तो अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, फर्स्ट टाइम लिस्टेड शेयर्स खरीद रहे हो, तो जितना पैसा लगाओगे और 25,000 उसका 50% और 25,000 दोनों में से जो लोअर है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद क्या रखना है? लॉक इन पीरियड है 3 साल। ऐसा नहीं रिलायंस के शेयर खरीदे, डिडक्शन लिया और अगले दिन बेच दिए। गवर्नमेंट कहती है वो शेयर अगले 3 साल तक बेच नहीं सकते। कुछ तो फायदा दो गवर्नमेंट को भी। समझ में आया? और एक और चीज, इस सीसीजी पर सीसीई वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो एक तरह से बोला जाए, कोई आपको आगे पूछे कि एटीसी की सीरीज में इन टोटल बेनिफिट कितना उठा सकते हैं? 1.5 प्लस बेसिक कंट्रीब्यूशन वाला 50, 2 लाख प्लस 25,000, 2,25,000 रुपए तक आप एटीसी के अंदर बेनिफिट उठा सकते हो। समझ में आया? अब बात आती है क्वेश्चन की, तो आपके पास जो नोट्स है उसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स दिए हुए, उसे आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर अपन एटीसी के बाद डी पे चलते हैं।